पिछले लेक्चर में हमने शीत युद्ध के विकास के पंचम चरण फिफ्थ फेज तक देख लिया था। अब हम शीत युद्ध जिसकी की समाप्ति होने जा रही थी, दितांत की वजह से इसमें एक कमी आई थी, लेकिन अब हम देखेंगे सिक्स फेज में, जो कि 1980 से 89 तक जिसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, षष्ठ चरण। इसमें हम देखते हैं कि जो दितांत की जो भावना थी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 1979 तक एक तनाव शैथिल्य की बात की जाने लगी थी दोनों महाशक्तियों के बीच में। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए थे जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो कम हो सके। और उसमें आप एनपीटी की बात कर सकते हैं, उसमें आप पीटीबीटी संधि की बात कर सकते हैं, उसमें आप साल्ट 1 साल्ट 2 जैसे निशस्त्रीकरण के जो मानक तय किए गए थे, जो संधियां हुई थी, वो सब चीज़ें आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो दितांत था वो बहुत देर तक नहीं चला। ये जो षष्ठ चरण है, इसको कई बार नव शीत युद्ध या न्यू कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि नाम भी सजेस्ट करता है, ये कोल्ड वॉर में जो दितांत की भावना थी, जो ईज ऑफ टेंशन की भावना थी, उसको इस फेज में दरकिनार कर दिया गया। यानी कि इस फेज में दोबारा से ये दोनों महाशक्तियां जो थी वो एक दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोवर्ट माध्यम से, शीत माध्यम से प्रयास करने लगी थी। अब ये फेज स्पेशली हमारे लिए, जो सब कॉन्टिनेंट के, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फेज में जितनी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हुई थी वो सब दक्षिण एशिया के क्षेत्र में हुई थी। तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, वो आज भी उन नीतियों का परिणाम भोग रहे हैं जो कि छठे चरण में 1980 से 1989 तक यूएसए और यूएसएसआर ने यहाँ अपनाई थी अपने हितों की पूर्ति के लिए। अब इस पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। सबसे प्रोमिनेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हुई थी इस फेज में, जिसने जो दितांत को किनारे कर दिया था और शीत युद्ध को दोबारा से शुरू कर दिया था, वो थी सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान। यानी कि यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर एक आर्म्ड इन्वेजन, एक जिसे कहते हैं मिलिट्री इन्वेजन, नाफिज कर दिया, घोषित कर दिया। अब इसके पीछे आपको थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि ये जो हुई थी, ये जो घटना हुई थी जो आर्म्ड इन्वेजन की, वो है दिसंबर 1979 की, यानी 27 दिसंबर टू बी प्रिसाइज। जैसे ही क्रिसमस बीता 25 दिसंबर को, 2 दिन बाद ही जो काबुल का आकाश था वो सोवियत संघ के लड़ाकू विमानों से भर चुका था। इसके पीछे की पूरी जो बैकग्राउंड है इस इन्वेजन की, क्यों यूएसएसआर ने ऐसा किया, सोवियत संघ ने, और इसके आउटकम क्या निकले, और यूएसए ने कौन से हथकंडे अपनाए यूएसएसआर के विरुद्ध इस पूरे क्षेत्र में, और उस क्षेत्र से भारत को स्पेशली क्या नुकसान हुए, ये सारे बातों की हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी इस इन्वेजन की, यानी कि सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत हस्तक्षेप जो अफगानिस्तान में हुआ था, उसके रीजन क्या थे। आप थोड़ा सा अगर मैप को समझने की कोशिश करेंगे तो, अगर आप दक्षिण एशिया का मैप देखें, मैं मैनुअली बना रहा हूं, ये इंडिया, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान है, और यहां से यूएसएसआर की जो सीमा है वो लगती है। तो यूएसएसआर आज नहीं बल्कि बहुत पहले से ही, यूएसएसआर तो खैर उसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जो 91 में अलग हो गए थे। रशिया भी इटसेल्फ, यूएसएसआर के बाद जो टूट करके जो रशिया बचा हुआ है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। तो उस समय तो उसका क्षेत्रफल जो है आप देख ही सकते हैं। लेकिन रशिया के साथ एक दिक्कत है कि उसका जो ईस्टर्न इलाका है, यानी कि पूर्वी इलाका है, वो सर्दियों में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये साइबेरिया का इलाका है और यहाँ बर्फ की वजह से कोई आवागमन नहीं हो सकता। तो सोवियत संघ की या यूएसएसआर की हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो जो यहाँ का अरब सागर है, जिसे अरब सागर कहा जाता है, उसकी तरफ अपनी पहुंच सुनिश्चित करे।
तो अफगानिस्तान उसके लिए जियो पॉलिटिकली, एक भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट एंटिटी रहा हमेशा से यूएसएसआर के लिए। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के नाते उन्होंने अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट हफीजुल्ला अमीन की सरकार को, अमीन वहाँ के लीडर थे, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्यूबा क्राइसिस में बताया था कि 1962 में फिदेल कास्त्रो कम्युनिस्ट हो गए थे। तो ऐसे ही वहाँ का एक कम्युनिस्ट लीडर को यूएसएसआर ने जानबूझ करके एक कह सकते हैं कि सपोर्ट दिया या खड़ा किया, ताकि वो उनके, हफीजुल्ला अमीन इनका नाम था। तो अमीन की जो सरकार थी वो कम्युनिस्ट सरकार थी, और इन्होंने एक कू करके, एक विद्रोह करके तख्ता पलट कर दिया और अफगानिस्तान में कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद की स्थापना कर दी। जाहिर सी बात है, जब ये साम्यवाद की स्थापना करेंगे तो ये सोवियत संघ के करीबी हो गए। तो अमीन की सरकार और उनकी जो पार्टी का नाम था पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी, अफगानिस्तान में, ये ध्यान दें, ये इंडिया वाली पीडीपी नहीं है। तो अफगानिस्तान में जो पीडीपी की सरकार थी उसने कम्युनिज्म की स्थापना करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, और इस प्रयत्न के क्रम में वो यूएसएसआर, सोवियत संघ के करीब से करीब होती चली गई। सब जानते थे कि अमीन को जो सपोर्ट है वो यूएसएसआर का है। अब पीडीपी ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए गांवों में और कस्बों में, छोटे छोटे कस्बों में बहुत जबरदस्त वायलेंस, बहुत ही जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस को इन्फ्लिक्ट किया। वायलेंस का ये हाल था कि सोवियत संघ में ये कहा जाता था, सोवियत संघ के माध्यम से, सोवियत संघ के पैसे से ये जो पार्टी काम करती थी उसको ज़्यादा खर्चा जो है वायलेंस में करती थी, निर्माण कार्य में कम करती थी। तो इस पीडीपी का समर्थन जो है वो ग्राउंड लेवल पे खत्म होने लगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टी वायलेंस का समर्थन लेगी तो उसे जन समर्थन तो मिलेगा नहीं, हिंसा का सहारा लेगी। तो वहाँ पर सोवियत संघ ने ये सोचा कि अगर पीडीपी की सरकार गिर गई या अमीन का तख्ता पलट हो गया, या ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो हमें एक अफगानिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट भू राजनीतिक गेन को, यानी कि जो जियो पॉलिटिकल गेन हमने किया है, भू राजनीतिक लाभ प्राप्त किया है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ये दक्षिण एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब शामिल है, इस क्षेत्र में हम अपनी लड़ाई खो देंगे अगर हमने अफगानिस्तान को खो दिया तो। और उनके नज़रिए में, सोवियत संघ के नज़रिए में, अमीन वॉज द विलन, कि इसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई। अब अमीन का तख्ता पलट करने लगे, पहले इनको खड़ा किया, पहले इनको समर्थन किया, फिर इनके तख्ता पलट की बात करने लगे। उसके बाद इन्होंने इन्वेजन किया, मैं आपको बता चुका हूँ, दिसंबर 1979 में इन्होंने इन्वेजन कर दिया, अटैक कर दिया, और इन्होंने इसका तख्ता पलट करके एक दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दिया अमीन की जगह, और उनका नाम था बबराक करमाल। तो करमाल की जो सत्ता थी वो भी सोवियत संघ के सपोर्ट में कही जाती है। लेकिन अब इस पूरे रीजन में दिक्कत क्या हुई इससे, इस इन्वेजन से, सोवियत इन्वेजन से, कि आप देखें कि जब सोवियत संघ इस पे हस्तक्षेप कर रहा है तो दितांत की भावना को यूएसए ने भी खत्म कर दिया, क्योंकि भाई दितांत का तनाव शैथिल्य का मतलब है कि आप किसी पर अटैक नहीं करेंगे या किसी मेंबर स्टेट पर अटैक नहीं करेंगे। तो इन्होंने भी जो है वो आप दितांत की भावना खत्म कर दी। इसीलिए इसे कहा जाता है नव शीत युद्ध, यानी कि इस अकेली घटना ने, ये जो इन्वेजन की घटना है, इसने शीत युद्ध की दितांत की भावना को परे कर दिया। उसकी समझ लीजिए उस दितांत की भावना की हत्या हो गई। इट वॉज मर्डर्ड ड्यू टू दिस इन्वेजन। अब वो जो भावना खत्म हुई तो उसके बाद तो फ्री हो गए सारे कंट्रीज जो है अपना जो गेम है, जियो पॉलिटिकल गेम है, खेलने के लिए। तो यूएसए ने पाकिस्तान को समर्थन दिया इसके खिलाफ, और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जिया उल हक की सरकार थी उस समय, जिया उल हक। तो जिया उल हक की जो सरकार थी वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, जिन्होंने जो जुल्फिकार अली भुट्टो है उसको अपदस्थ करके, उसको डिथ्रोन करके अपने को सत्ता ली थी, और उन्होंने फांसी दे दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो को। ये पाकिस्तान के जनरल थे, और उनके माध्यम से इन्होंने यहाँ एक मूवमेंट खड़ा किया, उसका नाम था तालिबान। तालिबान जो शब्द बना है वो तालिब से बना है। तालिब का मतलब होता है छात्र। तो तालिबान का जो मूवमेंट था वो क्या था, एंटी पीडीपी यानी कि एंटी कम्युनिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन था, और पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने उसको खड़ा किया था। यानी कि तालिबान का मूवमेंट जो था वो सीआईए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने खड़ा किया था। यही शीत युद्ध में होता है।
तो आप सीधे नहीं लड़ते, लेकिन अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से उसके हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सीआईए ने तालिबान को खड़ा किया, और जब सीआईए ने तालिबान को खड़ा किया इस क्षेत्र में, तो वो तालिबान ने सोवियत आर्मी से लोहा लिया, और 1979 से लेकर के 1989 तक उन्होंने सोवियत संघ की मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब उससे जो है आप देखें कि उस जो बिन लादेन, जिसका कि नाम 9/11 की घटना में बाद में आया सामने, वो सीआईए ने ही खड़ा किया था। तालिबान का समर्थक था, तालिबान का लड़ाका था, वो तालिबान का एक जिसे कहते हैं मिलिट्री लीडर था, और वो तालिबान का सपोर्टर भी था, और वो अरेबिया से केवल अफगानिस्तान में तालिबान की सुरक्षा करने के लिए या तालिबान के साथ देने के लिए, लड़ने के लिए उतरा था मैदान में। और उन्होंने, जब अमेरिका वहां से जाता है, इस क्षेत्र से जाता है, तो ये इस बात की कोशिश नहीं की कभी कि इस क्षेत्र को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो उसी का नतीजा क्या है कि एक तालिबान का जो मूवमेंट खड़ा हुआ, उसने वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी घटना को अंजाम दिया। बिन लादेन नहीं दिया था, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बिन लादेन सीआईए ने एक्टिवली उसकी मदद की थी, हथियारों से लेकर के पैसे तक। क्यों? क्योंकि उस समय बिन लादेन और उसके साथी अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक, तो अब इस क्षेत्र में जो तालिबान का और जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का आप जो देखते हैं, जो सारी चीजें देखते हैं इस क्षेत्र में, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में, ये असल में जो दौर है 1979 का और 80 का दौर है, ये उस दौर की वजह से, उस दौर की पैदाइश है। रेडिकलाइजेशन इस क्षेत्र की कोई मूल भावना या मूल प्रवृत्ति नहीं है, बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं है। रेडिकलाइजेशन इस क्षेत्र में दिया गया जानबूझ करके, ताकि हम सोवियत संघ के हितों को नुकसान पहुंचा सकें। ठीक, तो ये तालिबान के मूवमेंट के माध्यम से कट्टरता को पोषित किया गया और उनको हथियार दिए गए, और उसकी वजह से सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाना। और मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे छोटे से एक हथियार ने पूरे युद्ध की जो सिचुएशन थी उसको पलट के रख दिया। जैसे आप देखें कि यूएसए ने तालिबान को स्टिंगर मिसाइल दी। स्टिंगर मिसाइल क्या है? यह हाथ पे रख करके चला देने वाली मिसाइल है, आप इसको हाथ से फायर कर सकते हैं। तो इन्होंने सोवियत एरोप्लेन को, सोवियत एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तालिबान ने। तो ये कहा जाता था कि जो यूएसएसआर के जो कमांडोज हैं, स्पिट्ज़नाइट्स कमांडो, वो दुनिया के सबसे बेस्ट कमांडो हैं। लेकिन कमांडो तो तब कार्रवाई करेंगे जब वो नीचे जमीन पर उतरेंगे। उससे पहले ही स्टिंगर मिसाइल से जो तालिबान के लड़ाके थे, उनके हेलीकॉप्टर को मार दिया करते थे। तो एक छोटे से हथियार ने, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स ने सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाया, एंड एक्चुअली विच लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। बहुत बड़ा कारण रहा है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में, कि सोवियत संघ में हमला करने की वजह से, सोवियत संघ के हमले की वजह से अफगानिस्तान में जो उन्होंने हमला किया, कि उससे सोवियत संघ बहुत कमजोर हो गया था, और उसकी वजह से वो टूटा लास्ट में 1991 में। तो आप इस क्षेत्र की सबसे पहली घटना ये देख सकते हैं कि सोवियत इन्वेजन की वजह से नया शीत युद्ध शुरू हो गया। दूसरी बात ये थी इस रीजन की, इस नए शीत युद्ध के काल में एक रीगन थैचर एरा की शुरुआत हुई थी। तो रीगन से नाम है रोनाल्ड रीगन, जो कि 1980s में यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और थैचर से मतलब है मार्गरेट थैचर से। ये यूके की, यानी कि ब्रिटेन की, और ये यूएसए के प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर है। मार्गरेट थैचर यूके की, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है, आप ध्यान रखें, मार्गरेट थैचर। तो इन दोनों के नाम पे इसे रीगन थैचर युग कहा जाता है। ये पूरे युग को, 1980s का जो दौर है 1989 तक, रीगन थैचर युग कहा जाता है। ये युग क्या है? ये कैरेक्टराइज होता है एग्रेसिव मूव से। जैसे आप देखें कि अर्जेंटीना के खिलाफ मार्गरेट थैचर ने सेना भेज दी थी। ऐसे ही रीगन का नाम लिया जाता है कि उन्होंने स्टार वार कार्यक्रम को मंजूरी दी। स्टार वार प्रोग्राम, यानी कि स्टार वार कार्यक्रम। तो स्टार वार कार्यक्रम क्या है कि आप दुश्मन की मिसाइल को, उस मिसाइल को जो है सैटेलाइट के माध्यम से इंटरसेप्ट करेंगे, और सैटेलाइट पे भी हमला कर सकते हैं। दुश्मन के सैटेलाइट को खत्म कर देना, या दुश्मन की जो लड़ाई है उसे स्पेस तक ले जाना। तो इस रीगन थैचर युग की वजह से नया शीत युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि रीगन के और थैचर के दोनों के ही जो रवैये थे वो थोड़ा सा एग्रेसिव थे, यानी कि युद्ध को उकसाने वाले, वॉर प्रोवोकिंग थे। तो इस रीगन थैचर एरा की वजह से भी
जो शीत युद्ध है उसमें जो द्वितांत की भावना थी वो खत्म हो गई और शीत युद्ध एक नए चरण की तरफ जाता है। अब सी आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीजें, सी पॉइंट हम देख सकते हैं छोटी छोटी घटनाएं जो हुई जिन्होंने एग्रीवेट किया, जिन्होंने एक जिसे कहते हैं उकसाने का प्रयास किया इस पूरे पीरियड में नए कोल्ड वॉर को, वो जैसे सोमालिया और इथोपिया के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था। तो सोमालिया और इथोपिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था और जैसे कि होता आया है कोल्ड वॉर के टाइम पे सोमालिया को मदद कर रहा था यूएसए और इथोपिया को नेचुरली अगर वो इसका दुश्मन है तो ये मदद कर रहा था यूएसएसआर। यानी कि जो द्वितांत से पहले की जो राजनीति थी, वैश्विक राजनीति थी कि अगर जो दुश्मन है उसका दोस्त भी आपका दुश्मन है, तो वही राजनीति एक बार दोबारा से इस पीरियड में आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस फेज को, बेसिक बात इसमें था सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान, यानी कि सोवियत आक्रमण अफगानिस्तान पे, और उससे आज तक हम देखते हैं इस सब कॉन्टिनेंट में जो समस्याएं हैं वो आज तक पूरी तरह से हुई नहीं है। हम देख सकते हैं पाकिस्तान अभी भी वो उस दौर की जो राजनीति है, यानी कि कट्टरपंथ को बढ़ावा देना और युद्ध को भड़काने के लिए आतंकवाद जैसी चीज़ों का सहारा लेना, उस दौर की राजनीति में अभी भी जकड़ा हुआ है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 80 के दौर में ही और 90 के दौर में ही कश्मीर में भी यही चीज़ हम देखते हैं, यही जिसे हिंसात्मक आंदोलन हम देखते हैं। तो वो कुछ नहीं है बल्कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान मूवमेंट चला था, तालिबान मूवमेंट को खड़ा किया गया था जानबूझ करके, उसी का इंडियन एक्सटेंशन है। यानी कि भारत में भी वही प्रयोग दोहराने की बात की गई थी। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। वो अफगानिस्तान में सोवियत संघ हारता है और तालिबान के लड़ाकों को ये लगता है कि वो दुनिया की किसी भी महाशक्ति को हरा सकते हैं, तो भारत तो क्या चीज़ है। ये बात अलग है कि अभी तक उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हुए हैं कश्मीर को लेकर के। तो आप देखें इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसमें उस दौर की राजनीति है जो नया शीत युद्ध कहलाता है, यानी कि न्यू कोल्ड वॉर कहलाता है, जिसका टाइम 80 से 89 तक निर्धारित किया गया है।